हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो कोई पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक और मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसकी डिमांड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट, जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैंने क्रैक करा है। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। मैं बाकियों का नहीं कह सकती, बट मैंने जो इस एग्ज़ाम में फ़ील किया, जो इस एग्ज़ाम को देखकर जो मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है उसे शेयर करूँगी यहाँ पे। हालांकि आपको पता होगा, अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको पता होगा कि जैसे एनटीए नेट कराता है वैसे ही स्टेट के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम सेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये नेट और सेट हैं क्या? ये जो नेट और सेट एग्ज़ाम्स है ये हमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल कर देते हैं और हमें सर्टिफाई करते हैं कि ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कहीं वैकेंसी निकलेगी और अगर वहाँ पर नेट की डिमांड है और हमारे पास सर्टिफिकेट है तो वी आर एलिजिबल टू सिट इन दैट एग्ज़ाम और वहाँ पर बैठकर हम क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने एनटी एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम क्रैक किया है तो वो मेरे अपने सब्जेक्ट कॉमर्स से था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी पेपर 1 के बारे में, नॉट अबाउट पेपर 2, क्योंकि हम सबको पता है कि नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पहला वाला जो पेपर 1 होता है दैट इज़ अ जनरल पेपर, सबके लिए सेम होता है। ये उसके टॉपिक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट से आप भरेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स से भरेंगे, कॉमर्स से भरेंगे, बायो से भरेंगे, हिस्ट्री, जोग्राफी, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। तो आप उन सारे सब्जेक्ट्स में से आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो उसके लिए पेपर 1 की स्ट्रैटेजी सब में सेम रहेगी, चाहे आप कॉमर्स से दें चाहे आप किसी और सब्जेक्ट से दें। तो पेपर 1 इज़ दिस, और पेपर 2 जो आएगा वो मेरा स्पेसिफिक कॉमर्स का आएगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स। तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले समझते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि देखिए, ये जो एक एग्ज़ाम है दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, एनटीए का एग्ज़ाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है ऑल ओवर इंडिया। ठीक, क्या करा रही है ऑल ओवर इंडिया? नेट करा रही है। तो इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। तो उसमें राइट फ्रॉम ऑल दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री जो भी इसके लिए अपेयर होना चाहता है वो अपेयर हो जाता है। तो एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, काफ़ी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। है तो हालांकि वही चीज़ें आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की ही होती हैं, बट स्टिल टू गेट एन एज, कुछ थोड़ा बेटर आपका लक रहा तो आपको जेआरएफ भी मिल सकता है, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, जिससे कि आपका एक बार में ही निकल जाए, ज़्यादा आपको अटेम्प्ट्स ना देने पड़े। पहले आ जाते हैं हम पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पैटर्न के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं। इस पेपर 1 के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। टोटल नंबर हो गए आपके 100। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये आपको जॉब नहीं देता। ठीक है, ये आपको सिर्फ सर्टिफाई करता है कि ओके, अब आप एलिजिबल हो गए हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट डज़ नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ जॉब। इस वजह से इस एग्ज़ाम में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग का कोई भी स्कोप नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में आप गेस वर्क अगर आप थोड़ा सा अच्छा है तो उससे आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आ जाते हैं हम ऐसा करते हैं, पहले टिप्स पे आते हैं, तब जाकर आपको एक एक करके स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहली जो पेपर 1 के बारे में है कि क्योंकि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के होते हैं, तो टारगेट आपको बनाना है कि एटलीस्ट आपके 38 to 40 क्वेश्चंस तो सही हों एटलीस्ट, या उसमें से आपको 32 से 35 ऐसे नंबर हो कि आपको आते हों। 32 से 35 सॉरी ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको आते हों, तब जाकर आपका जो स्कोर है वो जेआरएफ के लेवल का होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जेआरएफ। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो उससे अगर ज़रा सा भी कम होगा तो आपको नेट तो मिल ही जाएगा। जेआरएफ तो काफ़ी हाई लेवल का होता है, उसमें तो काफ़ी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे आपको। तो एटलीस्ट आपका 50 क्वेश्चंस का एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 100 नंबर में से आपको एटलीस्ट 60% तो लानी ही चाहिए इस पेपर में, तब जाकर। क्योंकि देखिए, इसका नंबर
पेपर 2 का नंबर, दोनों का नंबर जुड़ के ही आपका अल्टीमेटली पता चलता है कि आपको नेट मिलेगा कि आपको JRF मिलेगा। तो आपका सब्जेक्ट है, आप उसे 12th से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन से पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा, तो उसमें आपको आपका वो पढ़ा हुआ है। बट कुछ ये टॉपिक्स हैं जो थोड़े से आपको नए लगेंगे, तो इनके ऊपर भी अगर आप फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे और उम्मीद होगी आपकी कि आपको JRF भी मिल जाए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वेरी बैड थ्रोट, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ, आपको प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब आते हैं टिप्स के ऊपर। सबसे पहला टिप, स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द सिलेबस। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी आयोग है, कोई भी कमीशन है, वो सिलेबस इस वजह से ही तो निकालता है कि भाई क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से ही आएंगे। तो आपको सिलेबस के ऊपर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड रहना है। जो भी चीज़ लिखी है आपको वही सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में करनी है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी। स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द सिलेबस। आप सिलेबस को अपने पास रख लें, कहीं चिपका लें, जिससे कि आपकी नज़रों के सामने रहे, और उस पर्टिकुलर सिलेबस को देख देख कर ही अपनी चीज़ों को ख़त्म करते जाएं, हर एक यूनिट को। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज़। देखिए, ये कुछ टिप उस टाइम का है, अगर आपके पास टाइम कम है और अभी एग्ज़ाम में बस 2 ही 3 महीने बाकी हैं, तो आपको क्या करना है, उन एरियाज़ पर फोकस करना है। जैसे कि टॉपिक्स हैं, आपको इनमें से उन एरियाज़ पर फोकस करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैं इनको और स्ट्रॉन्ग करूँगी, और जो मेरे वीक हैं, जैसे कि सपोज़ ये लास्ट के 3, तो मैं इन्हें और स्ट्रॉन्ग करूँगी। आपको क्या करना है, आपको भी यही चीज़ करनी है। आपको सबसे पहले, आप इन टॉपिक्स को जब स्टडी करेंगे तो आप ये देखिएगा कि इसमें से आपको क्या आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने देखा इस को कि भाई आप टीचिंग, आपको लगा भाई ये मैं कर लूँगा, इन्वायरमेंट वाला मैं कर लेता हूँ, मैथ्स कर लेता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन कर लेता हूँ, आराम से कर लूँगा, तो एटलीस्ट इन 4 टॉपिक्स में जिन पर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसमें आप कहीं भी नंबर लूज़ ना करें। इसमें एटलीस्ट आपके फुल मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज़ एक्सपेक्टेड। ये हर बार है कि हर एक यूनिट में से 5 सवाल आते हैं, तो एटलीस्ट वो यूनिट्स जिनके ऊपर आपको पूरा पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि आप नंबर लूज़ नहीं करोगे, तो वहाँ पर आपके एटलीस्ट फुल मार्क्स आ जाए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एरियाज जो भी आपके हैं उन्हें बिल्कुल भी वीक नहीं करना, कि आप वीक वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो और बदले में अपना स्ट्रॉन्ग भूल गए पूरा। नहीं, स्ट्रॉन्ग को गिव अप नहीं करना है, वीक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बट स्ट्रॉन्ग को वीक नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग ही रखना है। तो फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग वाले वीक ना बन जाएगा, वीक में फोकस करते करते, ठीक है, और उसमें आप फुल मार्क्स भी ला सकें। ऐसा ना हो कि आप फुल नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, भूलते जा रहे हो सब कुछ। देन कम्स थर्ड पिन पॉइंट, प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज मस्ट। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, SSC, बैंक, PO, कितने नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, हर एक एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो प्रीवियस ईयर होती है। हम सबको लगता है कि अरे प्रीवियस ईयर छोड़ो, देखते हैं क्या करेंगे करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आप इस चीज़ को यकीन मानिए कि प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा UPSC काइंड ऑफ एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर इज़ मस्ट। हर एक एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कितने घुमाए हुए सवाल पूछे जाते हैं। कि आप सपोज़, अगर आप तो ये पढ़ के चले गए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक, जो सवाल आया वहाँ पर वो एक पैराग्राफ फॉर्म में आया, आपने कभी पढ़ा नहीं था, प्रीवियस ईयर आपने कभी देखा नहीं, तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत अपना मार्क करके आ जाएंगे। इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के बिना प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का मत सोचिएगा। प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। आप टॉपिक वाइज करिए। कई ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें कि टॉपिक वाइज होता है, जैसे कि सपोज रिसर्च एप्टीट्यूड एक टॉपिक है, उसको समझाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में रिसर्च से कितने क्वेश्चंस आए हैं लाइन से वो दे देंगे। तो उससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा रिसर्च प्रिपेयर हो जाएगा, टॉपिक का जो मतलब है वो भी हो जाएगा, उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ बुक्स में तो मॉक्स भी दिए होते हैं, एक मॉडल पेपर टाइप का,
प्रीवियस नहीं होता बट मॉडल टाइप का होता है, तो वो भी कर लेंगे तो आपका वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपकी तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो जाएगी ना, हर एक चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, आपका जो कंटेंट है वो भी हो जाएगा, प्लस आपकी मॉक्स भी हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर से बाई चांस अगर कभी नेट उठाता है कोई भी सवाल, एनटी उठाता है तो आप कर लोगे, मॉडल से उठाता है या मॉडल का कुछ घुमा फिरा के देगा तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपने मॉडल लगाए हुए। प्लस अगर कंटेंट से दिया था तो कंटेंट तो आप पढ़ ही रहे हो, तो कहीं से भी कोई चांस नहीं रहनी चाहिए कि कहीं से भी आप मात खा जाए। ठीक, तो प्रीवियस ईयर इज मस्ट, बिकॉज यूजुअली क्वेश्चन रिपीट, ऐसा कई बार होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका गेस वर्क भी यहाँ पर काम कर जाता है। देन कम्स क्लियर योर बेसिक्स एटलीस्ट इन योर वीक सब्जेक्ट। तो ये तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात हो गई कि स्ट्रॉन्ग को वीक नहीं करना है, वीक को क्या करना है, अगर आपके पास टाइम कम है, प्रिपरेशन जल्दी करनी है, तो अपने वीक सब्जेक्ट के बेसिक्स को क्लियर करिए। ठीक, जो कि इसका मेन कंटेंट है उसे क्लियर करिए। सपोज आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वीक है, मैथ्स नहीं कर पाते, तो मैथ्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, हल्की फुल्की सी मैथ्स करिए जो कि बहुत ही बेसिक वाली होती है, एवरेज वाली होती है, या परसेंटेज वाले जो बहुत ही हल्के से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको वो सही लगे तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा तो इससे क्या होगा, जो आपका हल्का सा वीक सब्जेक्ट भी है ना, वो भी थोड़ा सा काम उसका चल जाएगा। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारे पास 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, हमें 60% लाना है। ठीक, कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वीक है, लॉजिकल रीजनिंग सही है, डीआई वीक है, सपोज आपके 2 यूनिट्स जो है वीक है, तो आपको क्या करना है, बाकियों को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि हर यूनिट से आपको पता है कितने सवाल आने वाले हैं, 5। तो बाकी जो डीआई वाला है और मैथ्स वाला है, इसमें अगर आप गेस वर्क करके टिक मार दोगे तो 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, है ना। तो ये इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो हम कर ही सकते हैं। बाकी के ऊपर फोकस करके, जो वीक है उनके ऊपर हल्का फोकस करें और वहाँ पर गेस वर्क करने की सोचें। देन कम्स अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई आपके नंबर गलत पे नहीं काटेगा, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको बाई चांस अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग पुअर है, आपको बिल्कुल नहीं पता क्या होता है उसमें, 5 क्वेश्चंस आ गए, उन 5 में आपने कर लिए सारे, आपके दिल ने कहा भाई चल सारे कर ले, आपके 5 में से सपोज आपके 3 सही हो गए, तो वो कितनी अच्छी बात है, कितना बड़ा गुड लक है आपके लिए कि आपको लॉजिकल का एल भी नहीं आता था और आपने पूरा का पूरा लॉजिकल में से 5 क्वेश्चन में से 3 आपने सही कर दिए, वो भी बिकॉज ऑफ योर गेस वर्क। तो आपको एटलीस्ट मार्क्स स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। देन कम्स फर्स्ट अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है कई बार ऐसा होता है कि छूट जाता है, क्योंकि 1.5 घंटे का हमारा पेपर होता है, 1 घंटा शायद 2 घंटे का पेपर होता है, बल्कि मैंने तो पहले दिया था तो मुझे याद नहीं है। इस चीज़ के को आप स्टडी कर लीजिएगा कि कितने बार का पेपर होता है। आपको क्या करना होगा, ये दिक्कत होती है कि कभी कभी टाइम की कमी हो जाती है, लोगों से क्वेश्चन छूट जाते हैं, समझ नहीं आता या पैनिक होने लगता है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी इस पेपर 1 के बारे में बता रही हूँ, आपको इस पेपर 1 में जो जितने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 1 लाइनर्स वाले, टीचिंग में आ गया, ये सारी चीज़ें रिसर्च में आ गया कि फलानी चीज़ें कौन सी रिसर्च में होती है, तो नीचे ऑप्शंस दे दिए गए, उसमें से आपको टिक मारना है। तो वो वाले क्वेश्चंस जो है आप जल्दी करिए, शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी करिए। आप ये सोचिए कि भाई आधे घंटे के अंदर अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लंबे क्वेश्चंस बचेंगे, जैसे कि डीआई में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ता है ना। आपको पूरी एक मैथमेटिकल एक चीज़ दे दी गई, फिर टेबल दे दिए गए, अब इतने से इतना % क्या होगा, एक बच्चा है इतने से इतने % की ग्रोथ हुई है, अब बताइए उसका फॉर्मूले। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, ये अक्सर लोग इसमें बहुत टाइम खोटी करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप पहले क्या करिए, बाकी सारे के सारे यूनिट्स को लगाइए, डीआई को छोड़िए, मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़िए, लॉजिकल रीजनिंग को छोड़िए और कॉम्प्रीहेंशन को छोड़िए। इन 4 यूनिट्स को छोड़िए, बाकी 6 को फटाफट लगाइए। उसके बाद बाकी से जितना टाइम आपके पास बचा है उसके ऊपर आप इन्हें दीजिए। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को दीजिए, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, उसके बाद ये जो 2 बचेंगे मैथ्स और डीआई, इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप करिए, अगर आप वीक हैं तो आप इनमें गेस वर्क करिए।
डीआई में मैं मैथ्स की बात करी हूँ, डीआई में अगर आपको लगता है कि टेबल देख के हल्का फुल्का सा आप कर सकते हैं तो उसमें टाइम दीजिएगा, लेकिन सबसे लास्ट में ये सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा कि बाकी सब छोड़ के डीआई पहले लेके बैठ गए। नो। और जहाँ आपको लगे कि बस टाइम होने वाला है, आपका डीआई छूट रहा है, तो फ़ौरन की फ़ौरन डीआई छोड़ के अपने दिमाग से भगवान का नाम लेके टिक मार दीजिएगा डीआई में, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसमें कुछ वेग नहीं बता रही कि कुछ आपको फेक सा लग रहा हो कि अरे इन्होंने तो, मैंने जो रियलिटी में जो मैंने किया मैं वो बता रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि डीआई लेके बैठे थे और टाइम होने लगा कि बस 2 मिनट, मैंने कहा 2 मिनट में तो डीआई हो ही नहीं पाएगा, और वैसे भी कर होना नहीं है, तो ऐसा करो टिक मार दो, क्योंकि मेरा भी डीआई वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक था, तो मैंने यही किया था। लास्ट मोमेंट पे आप टिक मार देते, में 2-3 तो सही हो ही जाएंगे, एटलीस्ट 1 या 2 तो सही हो ही जाएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। तो डीआई को हमेशा लास्ट में, मैथ्स वाले को हमेशा लास्ट में, क्योंकि ये वाले क्या टॉपिक्स होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल करते हैं। पहले इन सबको क्लियर करिए, क्योंकि ये वाले इनका आंसर्स तो देखिए आपके सामने ही होता है, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, आपको दिमाग कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। बट जो मैथ्स होती है और जो डीआई होती है वो कहीं और से ही आते हैं, एंड आपने उसके टाइप की क्वेश्चन लगाए होंगे, बट जो क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली वो नहीं आता, आपको उसके लिए कैलकुलेशन फ्रेश करनी पड़ेगी। देन कम्स डीआई, रीजनिंग, लॉजिकल। हाँ, वही एक सेम चीज़ कि इनके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 मिनट्स, वो भी लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचा है तो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। जहाँ पर भी 8 से 10 मिनट से ज़्यादा लगने लगे डीआई में या मैथ्स में, फ़ौरन छोड़िए, फ़ौरन उसको स्किप करिए और फ़ौरन अपने गेस वर्क से टिक मारिए। स्किप करने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन ही छोड़ दें आप। देन कम्स मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो सिलेबस को सामने रखिए, उसमें देखिए कि टीचिंग वाले टॉपिक्स में एक्स वाई जी कौन कौन से टॉपिक्स है, ओके, अब आप उनके नोट्स बनाइए अपने हाथों से। उससे क्या होगा, आप जो नोट्स बनाएंगे ना, आप वो 4 एरियाज को लेके आपने सपोज नोट्स बनाए, आपने सपोज टीचिंग के ऊपर नोट बना लिया, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अब वो एक नई चीज़ आई है। उस नई पॉलिसी में क्या है कि एमफिल का जो एग्ज़ाम है वो अब नहीं होगा आपसे, और कुछ नई से चेंजेस आए हैं। तो अब आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि भाई ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो हायर एजुकेशन में भी हुई है, मतलब एमफिल एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, और हायर एजुकेशन इज़ योर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ योर नेट एग्ज़ाम। तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने नोट्स में खुद से लिख लेंगे, तो आपको वो चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो अपने हाथों से नोट्स बनाते रहिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपने कोई बुक अगर ऑप्ट करिए तो कई बुक्स भी होती हैं, और सबसे प्रेफर्ड बुक जो सबसे फेमस है वो है बुक बाय KVS मदान, MADAAN। कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये बुक प्रेफर करी थी, आप इसे भी कर सकते हैं रेफ़र फॉर योर स्टडीज़। और मैंने एक और बुक पढ़ी थी ट्रू मैन की, तो वो मैंने पढ़ी थी, काफ़ी लेंदी थी, काफ़ी मोटी बुक है वो, बहुत मोटी है, इतना तो आता भी नहीं है, तो उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट बुक, इसे आप कर सकते हैं, ये बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे फॉर पेपर 1। लास्ट चीज़ है रिवीजन टेस्ट। देखिए सबसे 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 इम्पोर्टेंट रिवीजन टेस्ट, मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर, ये समझ लीजिए बेस होता है एक तरीके का, सच बता रही हूँ, बिल्कुल बेस होता है। आपने अगर मॉक लगाया है तो आपको सच में वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, आपको लगेगा भाई कर लूँगा आराम से, और सच में ये होता है, सच में ये होता है। अगर आपने चीज़ों को लगाया हुआ है, आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस का क्या मतलब है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, सीधी बात है, एनालिसिस का कोई मतलब नहीं होता। और कई बार ऐसी बुक्स भी आती हैं जो टॉपिक वाइज चीज़ों को करती हैं, जैसे कि सपोज आपने अगर कम्युनिकेशन पढ़ा, तो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन से प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है वो सेम क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे प्लस मार्क्स दिए होंगे, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे। देखिए जो सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए, क्योंकि हम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं, तो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीचिंग वाले, कि कैसे पढ़ाने की स्किल्स होती हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो जब भी आप ये पढ़ें अपने आप को एक टीचर इमेजिन करें, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर आपने से एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए ये जो 2 एरियाज़ हैं, आप इससे मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं,
क्योंकि आप पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आप इससे आराम से नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका सिलेबस है उसी में से क्वेश्चंस घूमते रहते हैं और कहीं बाहर से नहीं आते। तो सिलेबस को देखकर ही चीज़ों को याद करना शुरू करिएगा, अपने हाथ से नोट्स बनाना शुरू करिएगा। ठीक। रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पीएचडी भी करेंगे। पीएचडी में रिसर्च होती है, तो रिसर्च क्या होती है, कैसे की जाती है, टाइप्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ये भी कुछ खास दिक्कत वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी होता है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक वाले क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे, कि फ़लानी एक रिसर्च का नाम दे देंगे, उसकी कोई एक क्वालिटी बताइए, तो आपने अगर वो पढ़ रखी होगी तो क्वालिटी आप कीवर्ड के फॉर्म में आराम से बता देंगे। तो ये जो दो हैं ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टीचिंग की सारी चीज़ें पता है तो आपको पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और रिसर्च अगर आपने पढ़ी हुई है तो फ्यूचर में कभी पीएचडी करेंगे तो आपको कुछ भी नया सा नहीं लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन ये भी एक देखिए बहुत सही सब्जेक्ट है, काफ़ी स्कोरी है, काफ़ी स्कोरिंग है सॉरी। आप कॉम्प्रिहेंशन में देखिए कुछ भी नहीं पढ़ना होता, मैंने कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने कॉम्प्रिहेंशन किया ही नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या, आपको एक स्टोरी फॉर्म में दे दिया जाएगा और नीचे उसी से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिंदी में होता है पठित गद्यांश होता है, तो बस वही सेम चीज़ है। ऊपर एक पैराग्राफ, नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, बस पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और उस पर दिए हुए 5 क्वेश्चंस। तो ये तो फ्री के एक तरीके से नंबर मिल जाते हैं, तो इसे लेकिन आपको अटैम्प्ट लास्ट में करना है, बट ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए मैक्सिमम स्कोरिंग। फिर मुझे एक ईजी जो लगता है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी देखिए बहुत आसान है, कम्युनिकेशन क्या होता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। और कम्युनिकेशन का चैनल क्या होता है, सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होती है, मैसेज होता है ना, वो सारा पूरा प्रोसेस। उसके बाद कम्युनिकेशन के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कम्युनिकेशन में जो दिक्कतें आ जाती हैं वो कहाँ से आती हैं, जैसे कि फॉल्टी कनेक्शंस, नॉइज़ होती है प्रॉब्लम, सिमेंटिक बैरियर्स। तो ये जो बैरियर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है, कॉमर्स में कम्युनिकेशन चैप्टर हुआ भी करता था पहले, तो ये आप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, ये जो 3 है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इस पे आते हैं पहले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ये कंप्यूटर वाला होता है पूरा, ये पूरा कंप्यूटर वाला होता है। कंप्यूटर इन द सेंस आपका इनपुट डिवाइसेस, आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक, और बिट्स बाइट्स, एक बिट में कितने बाइट होते हैं और कितने निबल होते हैं, वही सारी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें आएंगी इसमें। काफ़ी टू द पॉइंट है और काफ़ी सिंपल आता है, काफ़ी सिंपल आता है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता कि अरे कर नहीं पाएंगे और ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने सिलेबस से कन्फाइन होकर चीज़ें पढ़ी हैं तो आप इसे आराम से कर लेंगे। और बेसिक कंप्यूटर चीज़ें आती हैं, ईमेल कैसे होता है, सेंडर कहाँ होता है, और होता नहीं है सीसी किस में लगता है, सीसी में क्या सेंडर के पास मेल आते हैं कि नहीं, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। प्लस कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं कि ईमेल का क्या फुल फॉर्म है, सीडीएमए का क्या फुल फॉर्म है, और कौन सी चीज़ें होती है, एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म है ना। हाँ, ऐसी चीज़ें, फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स तो वो आप कर सकते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है, और ये हायर एजुकेशन, ये दोनों थोड़े से लेंदी पड़ जाते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में क्या, इन्वायरमेंट को लेके चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को लेके जैसे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके मिटिगेशन स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कैसे रोका जाए, इंटरनेशनली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितने प्रोटोकॉल, से किगाली एग्रीमेंट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है ना, इतने सारे जो कन्वेंशंस है वो सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी वास्ट है, आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इस वाले में, जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ, ठीक, इसमें और इस वाले में हायर एजुकेशन। देखिए जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें कभी कभी पॉलिटी भी आ जाती है कि लोकसभा राज्यसभा थोड़ा सा आ जाता है ना, प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस, बहुत ही ईजी वाले,
हायर एजुकेशन सिस्टम में आपकी इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये पूरा जानने की कोशिश की जाती है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिश्नर, जो पहले नेट का एग्ज़ाम कराते थे एनटीए से पहले, तो यूजीसी के बारे में कि रोल ऑफ यूजीसी क्या है, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टॉप रैंक दिया गया है, या अभी कोई सपोज़ अगर कोई लिस्ट आई हो जिसमें कि कोई एक कॉलेज नंबर 1 पे हो इंडिया का, तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि रिसेंटली एक एक्स नंबर ऑफ कॉलेज नंबर 1 था, तो वो किस बॉडी ने इशू किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करंट में अगर हायर एजुकेशन को लेके रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी आपकी हायर एजुकेशन को इफेक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, इसमें यू नीड टू हैव एन इन डेप्थ स्टडी, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने इसमें डबल टिक लगाया है, ईजी होता है, ईजी होता है, ईजी होता है, ईजी होता है, ठीक, और ये कंप्यूटर वाला ईजी होता है। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 यूनिट्स हैं ये ईजी हैं 10 में से, ठीक। बची 5, उन 5 में से जो 2 हैं इसमें अगर आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके अलावा ये जो 3 बचे हैं, अगर आप, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इसमें थोड़ा सा वीक होता है ना, होता ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्की फुल्की सी लॉजिकल रीजनिंग करिए। लॉजिकल रीजनिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो कर लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्ररी क्या होता है। अब अगर आप कोई बुक रेफ़र करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग पूरा उसमें एक्सप्लेन होगा। अगर आप ये बुक प्रेफर करेंगे तो उसमें भी होगा, ट्रूमैन प्रेफर करेंगे तो उसमें भी है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से लॉजिकल में जो जो चीज़ें आपके सिलेबस में है, प्लस फिर उन्हें अपने बुक में देखिए, बुक में मार्क करिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे तो आप लॉजिकल को कर लेंगे। मैथ्स में अगर आप फंसते हैं तो फिर आप मैथ्स का क्या कर सकते हैं, गेस वर्क। ये आपका गेस से हो जाएगा, 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 1 या 2 तो सही कर ही सकते हैं आप। तो अगर आप हल्को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल टफ लगती है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगता, आपको मैथ्स पसंद नहीं करती, आपको मैथ्स को आप पसंद नहीं करते, तो उसको गेस वर्क के ऊपर छोड़ दीजिएगा। टाइम किल करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें स्ट्रॉन्ग करिए। इन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कहीं नंबर लूज़ नहीं होगा। जो आपको बिल्कुल ही ज़ीरो है आप जिसमें, उसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में बाकियों को वीक बिल्कुल मत करिएगा, ये बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। लास्ट में बचा DI। देखिए DI कुछ लोग कर नहीं पाते, उन्हें लगता है मैथ्स है, तो अगेन सेम चीज़, बाकियों को स्ट्रॉन्ग करिए, DI के ऊपर ध्यान मत दीजिए, उसे गेस वर्क से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप DI हल्की फुल्की कर लेते हैं टेबल देख के, कुछ लोग होते हैं जो टेबल फॉर्म में अगर डेटा दिया होता है तो कर ले जाते हैं, तो आप करिएगा, लेकिन लास्ट में करिएगा। मैं फिर से बोलूँगी कि ये जो 3 हैं आपकी यूनिट्स, इवन 4 यूनिट्स है, कॉम्प्रीहेंशन वाला भी, कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल एंड DI, इन्हें सबसे लास्ट में करिएगा। और सबसे लास्ट में सबसे पहले करिएगा कॉम्प्री को, क्योंकि कॉम्प्री का तो फ्री का नंबर होता है, सारे आंसर्स दिए होते हैं, आपको बस छाट छाट के करने हैं। जब सारी यूनिट्स कर लीजिएगा उसके बाद उठाएगा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक, उसके बाद उठाएगा लॉजिकल, और उसके बाद लास्ट में इन दोनों का क्या करना है आप देख लीजिएगा। अगर आप टेबल देख के हल्का फुल्का कर लेते हैं देन गो फॉर DI। लेकिन अगर टाइम लग रहा है, बेल बज रही है आपके सिस्टम में, तो आप क्या करिए, फ़ौरन ही उसे छोड़ के अपना टिक मार के गेस वर्क से आगे बढ़िए, सबमिट करिए, ठीक। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपने इन 10 यूनिट्स में से, ठीक है, मैथ्स, DI और लॉजिकल को भी हटा दें, 7 यूनिट्स हैं, अगर आपने 7 यूनिट्स पूरी स्ट्रॉन्ग करी है ना, तो ये 3 यूनिट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, है ना। क्योंकि हमें 70% भी नहीं लाने, हमें तो 60 लाने हैं, है ना, तो हम उतने तो ला ही सकते हैं। 10 का 7 तो 70% हो गया। 70% अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, 30% अगर हम गेस वर्क से करें तो 30 का कुछ ना कुछ परसेंट तो सही हो ही जाएगा। उसके अलावा हमें लाना तो 60 है ना, अच्छे नंबर में 60 से 70 के बीच में आ जाता है, तो उतने तो हम ला ही सकते हैं, लेकिन हमें अगर बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेपर 1 की स्ट्रैटेजी क्या थी जो मैंने फॉलो किया था। आप ये कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है, कुछ एग्जैजरेट करके मैंने नहीं बताया, बहुत ही नॉर्मल बताया, बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया। कुछ आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैंने कुछ आपको बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ बता दी, बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ मैं खुद करती हूँ मैं वही चीज़ बताती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताती, जो मुझे पता है कि मैं खुद ही नहीं कर सकती तो मैं दूसरों को क्या बताऊँ। अब आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को यहाँ पर स्टिक करना है,
ठीक, आपने सिलेबस में देखा कि टीचिंग में आपको टीचिंग मेथड्स आपके लिए सिलेबस में है, तो अब आप टीचिंग मेथड्स की हैंडी नोट्स बनाएंगे। ठीक, आपने बना लिए नोट्स, आपने 2-4 बार पढ़ लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आप एक बुक लेकर आए, सपोज़ आप ये वाली बुक लेकर आ गए। अब आपने क्या करा, पहले अपने नोट्स पढ़े, ठीक, फिर आपने उस बुक को पढ़ा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई आपको, बढ़िया है, आपके टॉपिक्स और भी ज़्यादा एनरिच हो गए। पहले जो आपने अपने नोट्स बनाए थे उससे भी हुए एनरिच, उसके साथ साथ आपके खुद के बुक से भी हो गए। तो डबल, ये तो एक का डबल हो गया। अब क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर टॉपिक के टीचिंग के नीचे आपको प्रीवियस ईयर भी दिए होंगे, मॉक्स भी दिए होंगे। अब उसे बैठ के आराम से लगा लीजिए, तो आपका पूरा का पूरा एक यूनिट कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। ठीक, अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करिए। सपोज जैसे कि आपने रिसर्च एप्टीट्यूड उठाया, उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च डालेंगे अपने उस पर गूगल पे, टाइप्स ऑफ रिसर्च आ गई, आपने नोट कर लिया, बना लिया। अब जब आप बुक लेकर आए, या फिर आप पहले भी बुक लेकर आ सकते हैं, तो बुक से भी आप सीधे सीधे बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए, आपको एरिया स्किप ना हो, तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। वरना पेपर 1 के लिए डायरेक्ट बुक भी आती है, पूरा का पूरा सिलेबस होता है उसमें, बुक भी आती है, वो भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बस ये सोचिएगा, ये दिमाग में रखिएगा कि कोई भी एरिया आपका स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एरिया स्किप नहीं होना चाहिए। जो भी आपके सिलेबस में है उसे कंप्लीट आपको करके अच्छे से बिल्कुल टॉपिक को ख़त्म करना है। ठीक, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, सबका आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन गो फॉर रिविजन टेस्ट्स, गो फॉर मॉक्स एंड गो फॉर प्रीवियस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन, इससे इनफ है, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको इस पेपर में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए जो सब्जेक्टिव पेपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 200 नंबर का पेपर होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये वाला जो पेपर है, ये आपको एक अच्छी परसेंटाइल दिला के आपको JRF दिला सकता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए। इसको दिन में 2 घंटे कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अगर 4 या 5 घंटे देते हैं तो उसको दिन में 2 से 3 घंटे दे दीजिए, काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, 2 घंटा भी इनफ है मुझे लगता है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, माई स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। ये था पूरा पेपर 1 का। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर करी। अब नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन कॉमर्स, जो कि थॉरली सब्जेक्टिव होगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस फैम, एंड stay with the channel. May God bless you, and thank you for watching.